वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम एन एडवांस लेवल ब्लॉकचेन डेवलपर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप एक बिगिनर, अगर आप एक बिगिनर हैं तो कैसे आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं, एक बेसिक ब्लॉकचेन डेवलपर। तो उस बेसिक लेवल में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। अगर आप नहीं देखी हैं तो आप मेरी वीडियो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे कि हम एक एडवांस लेवल ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बन सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बेसिक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रखी है, उनको सॉलिडिटी आती है, उनको कॉन्सेप्ट्स पता है। तो उनको दिक्कत ये आती है कि हमने अब सिंटेक्स सीख लिया है, हमने सब कुछ सीख लिया है, हम अब आगे कैसे बढ़े। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। सो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने आर्किटेक्चर जो है वो कवर कर लिया है बिटकॉइन का। ठीक है, आपको आर्किटेक्चर आता है, आपको इथेरियम का भी आर्किटेक्चर आता है, आपको दोनों के आते हैं। आपको बीटीसी के बारे में भी पता है, आपको ईथ के बारे में भी पता है कि कैसे वर्क करते हैं दोनों। ठीक है, और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सॉलिडिटी के बेसिक सिंटेक्स आते हैं। सॉलिडिटी में बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं। सॉलिडिटी की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, सॉलिडिटी बाय एग्जाम्पल करके, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको सारे कंसेप्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, एक एक करके सारे कंसेप्ट्स आप फॉलो कर सकते हैं और सभी के एग्जाम्पल आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप उनको रन भी करके देख सकते हैं। रिमिक्स पे जाइए, कॉपी पेस्ट करिए, रन करके देखिए, आपको समझ आएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इनका बेसिक सिंटेक्स आता है और आपको आर्किटेक्चर की भी नॉलेज है। अब इसके बाद एक एडवांस लेवल बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए इन डेवलपमेंट, राइट? कि हम कैसे, किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं। तो उसमें जो है हम कोशिश कर सकते हैं कि एक बेसिक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें। कि आपने कुछ बेसिक प्रोजेक्ट बनाए होंगे जो कि मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे कि आपने लॉटरी बनाई होगी, ठीक है, आपने एक इलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, आपने इसके अलावा जो है आपने कुछ ERC-20 टोकन भी बनाए होंगे, ठीक है, आपने NFTs बनाई होंगी। ये सब चीज़ें आपने कर रखी हैं। तो ये जो है ये आपके बेसिक कंसेप्ट आ जाते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो आप क्या कर सकते हो? आप नए तरह के प्रोजेक्ट्स उठाओ जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। अब ऐसा है कि ERC-20 हम कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। NFT बेस्ड सर्टिफिकेट्स वाला काम हमने काफ़ी जगह किया है। तो ये सब आपको चीज़ें आती हैं। थोड़ा टफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप इन्हीं में एक डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे अगर आप सिर्फ ERC-20 टोकन से ही शुरुआत करो, तो ERC-20 टोकन में ही अगर मैं बात करूं तो आप ERC-20 टोकन है वो कई तरह के बना सकते हो। जैसे कि आप एक टैक्सेबल टोकन बनाओ। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आपका जब भी कोई ट्रांसफ़र होता है तो आप एक सर्टेन टैक्स काटते हो, जैसे 5% टैक्स, 10% टैक्स, ठीक है, फिर वो आप आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। उसके बाद आते हैं थोड़े से जिनमें आप सप्लाई चेंज कर सकते हो, तो उनको डिफ्लेशनरी टोकन्स भी कहते हैं हम। ये टैक्सेबल टोकन्स की तरह होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका टैक्स तो कटता ही है, बट उसके बाद वो जो टैक्स कटा ना, लेट्स से अगर आपने 100 टोकन्स जो है, लेट्स से ये यूज़र ए है, इसने 100 टोकन्स जो है, इसके पास मानो 1000 टोकन्स का बैलेंस है और इसने 100 टोकन जो है किसी को ट्रांसफ़र किए, बी को ट्रांसफ़र किए। तो इंस्टेड ऑफ के बी को 100 टोकन रिसीव हो, उसको 90 रिसीव होंगे। अब टैक्सेबल के फॉर्म में क्या होगा? ये जो 10% आपका टैक्स कटा है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम 10% टैक्स की बात करते हैं तो 10% जो है वो एक एडमिन को चला जाएगा, या फिर 2 एडमिन्स हैं उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर एक मार्केटिंग वॉलेट है, एक ऑपरेटर्स वॉलेट है, अलग अलग करके आपने वॉलेट्स बनाए हैं, तो उसमें आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो लेट्स से जो बचे हुए 10 हैं वो हमने 3 अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक डेव वॉलेट है, ठीक है, उसके बाद एक मार्केटिंग वॉलेट है, उसके बाद एक हमारा एडमिन का वॉलेट है, राइट। तो इन 3 वॉलेट्स में हमने 4 टोकन दे दिए, इसमें 3 दे दिए, इसमें 3 दे दिए, ठीक है। वो जो 10 है हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब डिफ्लेशनरी के केस में क्या होता है? वो पहले जो है ना वो बहुत ज़्यादा सप्लाई रखता है। लेट्स से जैसे 100 मिलियन की हमने सप्लाई रख दी स्टार्टिंग में ही, या 1 बिलियन की सप्लाई रख दी। अब 1 बिलियन टोकन्स बहुत सारे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है? उसमें भी ऐसे टैक्स लगता है, बट विद एवरी ट्रांजैक्शन आप क्या करते हो? जैसे इसमें 10% टैक्स लगा है, सो 10% में ही मैं यहाँ पे अब एडमिन को हटा दूंगा। एडमिन के बजाय क्या होगा? वो जो 3 बचे हैं, 3% जो है आपका, वो आप सप्लाई से रिड्यूस करते रहोगे। सो लेट्स से अगर आपने
1000 टोकन्स में से 100 टोकन्स अपने सेंड किए हैं, 90 टोकन सामने वाले को रिसीव हुए, डेव को 4 गए, मार्केटिंग को 3 गए, और बच्चे जो 3 टोकन है वो मैं टोटल सप्लाई में से डिक्रीज कर दूंगा। तो अब क्या होगा, 100 मिलियन माइनस 3, ये मेरी नई सप्लाई होगी। सो विद एवरी ट्रांजैक्शन दी सप्लाई रिड्यूसेस। अब इससे होगा क्या कि धीरे धीरे जो है वो सप्लाई ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, और आप इसमें मॉडिफिकेशंस ऐसे कर सकते हो कि 100 मिलियन से शुरू हो और लेट्स से 1 मिलियन पे जाके रुक जाए या 20 मिलियन पे जाके रुक जाए। ठीक है, आप ऐसे से कस्टम चेंजेस डाल सकते हो कि ये 20 मिलियन या 1 मिलियन पे जाके रुक जाए। तो ये चीज़ आप जो है वो इसमें इंक्लूड कर सकते हो। फिर आपको इसी में ही एक नया कंसेप्ट डालने को मिलेगा कि आप किसी को वाइट लिस्ट कर सकते हो। वाइट लिस्ट का मतलब क्या हुआ, अब ये मैं उस चीज़ को थोड़ा सा टफ कर रहा हूँ ERC20 टोकन को ही। ठीक है, वाइट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि वो लोग इन पर्टिकुलर चीज़ों से वाइट लिस्टेड है कि उन पे ये चीज़ असर नहीं करता। सो लेट्स से इफ़ बी इज़ अ वाइट लिस्टेड एड्रेस, तो अगर आप उसको सेंड कर रहे हो तो ये जो है 10% टैक्स नहीं कटेगा। तो आप ये दोनों साइड लगा सकते हो कि ये आप रिसीविंग एंड पे भी लगा सकते हो, या फिर आप सिर्फ सेंडर के उसमें कर सकते हो कि सेंड करे तो कुछ ना हो, या दोनों एंड पे लगा सकते हो। ठीक है, आप हर तरह का कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद और टफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बाय सेल पे लगा सकते हो ये वाला कंसेप्ट, कि ये नॉर्मली ना हो, टैक्स आपका नॉर्मली ना लगे, आपका बाय सेल पे लगे ये टैक्स। सो बाय सेल यूजुअली होता कहाँ है, यूजुअली होता है AMMs पे, जैसे कि यूनिस्वैप हो गया या और भी कोई मार्केट प्लेस है। अगर आपने यूनिस्वैप पे ही लॉन्च किया है या किसी भी यूनिस्वैप जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपने लॉन्च किया तो आपको उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पता होता है, तो आपको यूजुअली उसका एड्रेस पता है, आपने वहीं पे लॉन्च किया। तो जब भी आप बाय या सेल करें वहाँ पे, या फिर आप एक लिस्ट रख सकते हैं अलग से जहाँ पे मार्केट प्लेसेस के एड्रेसेस हो, तो उसमें क्या होगा, ये अगर वो रिसीविंग एंड पे है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ सेल हुआ है। सो लेट्स से दिस इज़ माई यूज़र एंड इसने अगर किसी मार्केट प्लेस को भेजे हैं तो इसका मतलब ये है दिस इज़ अ सेल। तो आप सेल पे टैक्स लगा सकते हैं। लेट्स से अगर आप बेचते हो तो मैं आपको 3% टैक्स लगाऊंगा, पर वहीं अगर आप ख़रीदते हो, ठीक है, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में है ये, तो मैं आप पे 1% टैक्स लगाऊंगा। तो ये लॉजिक्स भी आप इन सब चीज़ों में इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह आपका जो है ERC20 टोकन थोड़ा सा टफ होने लग जाता है। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट्स आप NFT में भी ट्राई कर सकते हो। NFT में ये टैक्स वगैरह का ऑप्शन नहीं होता, बट उसमें आपका मार्केट प्लेस पे ये चीज़ आ जाती है कि आप मार्केट प्लेस के अंदर जब आप बाय सेल करते हो, अगर हम ERC 721 की बात करें तो आप सबसे पहले एक मार्केट प्लेस बना सकते हो। आपको बनानी पड़ेगी एक मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, मार्केट प्लेस बनाना कोई आसान काम नहीं है। उसमें सिर्फ बाय सेल नहीं होता, आप ऑप्शन के ऑप्शंस भी डाल सकते हो। सो लेट्स से आपने कोई भी NFT मार्केट प्लेस बनाई है तो उसमें आप क्या क्या फ़ीचर डाल सकते हो, आप उसका बाय एंड सेल करवा सकते हो। अब बाय एंड सेल किस में होगा, एक नेटिव टोकन होता है, एक ERC20 टोकन होता है, तो आपको दोनों में ट्राई करके देखना चाहिए कि आप ETH में कराना चाहते हो विच इज़ द नेटिव टोकन, या किसी कस्टम ERC20 टोकन में कराना चाहते हो। या फिर इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन होता है कि स्टेबल कॉइन में। स्टेबल कॉइन इज़ लाइक USDT, BUSD, ऐसे कोई भी स्टेबल कॉइन आप यूज़ कर सकते हो। अब इस चीज़ में ना और ज़्यादा टफ क्या हो जाता है कि अगर आपको मल्टीपल ये ऑप्शन देने हैं, क्योंकि यूजुअली अगर मान लो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए आपका एक NFT है। तो लेट्स से ये मेरी एक पिक्चर है, ठीक है, ये मेरा एक NFT है, इसका मैंने रखा सबसे पहले तो प्राइस रखते हुए आपको दिक्कत आएगी कि आप कैसे रखना चाहते हो प्राइस। आप ERC20 में रखोगे। अगर लेट्स से मैं कहता हूँ आज के कोई टोकन है, ETH ही ले लेते हैं कि मैंने ETH में प्राइस रखा 0.1 ETH। आज जो ETH है वो $3000 का है, कल मार्केट क्रैश हो जाती है तो ये $500 का रह जाएगा, तो मेरी इसकी वैल्यू तो कम हो गई, राइट। अगर यही चीज़ मैं स्टेबल कॉइन्स में करता तो मेरी वैल्यू हमेशा कंसिस्टेंट रहती। एंड सेम प्रॉब्लम इज़ विद ERC20। और अगर आप तीनों के ऑप्शन दे रहे हो कि किसी कस्टम ERC20 टोकन का भी दे रहे हो, ETH का भी दे रहे हो और स्टेबल कॉइन का भी दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनकी कन्वर्जन भी सामने रखें। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये आती हैं आपकी मार्केट प्लेसेस में। उसके बाद आप मार्केट प्लेस में ऑक्शन का ऑप्शन डाल सकते हो, किसी भी NFT का ऑक्शन करवाएं।
अब ऑक्शन में क्या होगा कि ये सेम NFT है, मैंने बेस प्राइस सेट कर दिया है कि बेस प्राइस जो है आपका, ये बेस प्राइस लेट्स से सेम हमारा ईथ में ही रहता है कि 0.1 ईथ हमने इसका बेस प्राइस सेट कर दिया है। तो अब आगे बिड करना लोग शुरू करेंगे। इसमें फिर आप क्या करोगे, अगर आपने ऑक्शन डाला तो इसकी एक्सपायरी भी होगी। सो लेट्स से आज कितनी है, आज अगर 8 तारीख है तो मैं इसकी रख देता हूँ आज से 10 दिन बाद की 18 तारीख को, 18/1/25 को रात के 12 बजे या फिर दोपहर के 12 बजे जो है UTC, ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे ये एक्सपायर हो जाएगा और उस टाइम पे जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको चले जाएगा। अब आप इसका वर्क फ्लो बनाने जाओगे तो आपको पता लगेगा थोड़ी बहुत और दिक्कतें आती हैं, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर आपको एक ये सब चीज़ें बनाते हुए एक और दिक्कत आएगी कि इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, क्योंकि हर चीज़ की ट्रांजैक्शन करना इज़ अ प्रॉब्लम। फिर आप देखोगे एक सिग्नेचर्स वाला कंसेप्ट आता है कि आप साइन करवा लीजिए, ठीक है, जब आपका कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो आप साइन करवा लीजिए और उन ऑर्डर्स को मैच करवाइए। तो साइन के बेसिस पे, सिग्नेचर्स के बेसिस पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ERC 721 में ये आप एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। और फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इतना आपको आ गया है तो एडवांस लेवल और क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरैक्शंस करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को क्लोन करना स्टार्ट कर दीजिए, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में हमारे कौन से आ जाते हैं, बेसिक तो हमें कवर करने ही करने हैं। जैसे एक AMM, ठीक है, AMM कैसे वर्क करता है, हमारा कोई लोन वाला अगर प्रोटोकॉल है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ब्रिज कैसे वर्क करता है। अब ब्रिज की वर्किंग देखिए, क्योंकि ब्रिज एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। जब आप क्रॉस चेन जाते हैं तो आपको ब्रिज बनाने पड़ते हैं, तो ब्रिजेस कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, कई तरह के ब्रिजेस होते हैं इसमें। जैसे कि अगर आपके पास वो ERC20 टोकन, अगर लेट्स से आप एक ब्रिज बना रहे हो फॉर एन ERC20 टोकन बिटवीन 2 चेन्स, सो लेट्स से ये मेरी ईथ चेन है और ये मेरी एक पॉलीगन चेन है, ठीक है, मेरा ERC20 टोकन है वो यहाँ एग्जिस्ट करता है ईथ चेन पे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं क्रॉस चेन इसको बनाऊँ, दोनों चेन पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो मैं एक ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँगा, मैं अपना ब्रिज बनाऊँगा। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर आपके पास उसकी ओनरशिप है कि नहीं। सो अगर आपके पास उसकी ओनरशिप है तो आप क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको लॉक करवा सकते हो और सामने मिंट करवा सकते हो। वरना अगर आपके पास ओनरशिप नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको दोनों जगह लिक्विडिटी होल्ड करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपके मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रिजेस बन जाते हैं। तो आप ये प्रोजेक्ट्स भी ट्राई कर सकते हो कि आप एक ब्रिज बनाने का सोचो, ठीक है। उसके बाद और नए नए कंसेप्ट्स जो हैं वो आप ट्राई करें। ERCs इतने लॉन्च हो चुके हैं, हर तरह की ERCs को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। ERC 404 है, टोकनाइजेशन वाले कंसेप्ट हैं, हमारे मल्टीपल ERCs आते हैं। ERC की एक पूरी वेबसाइट है, आप वहाँ जाइए, आप जितने भी ERCs हैं उनको पढ़ना शुरू करिए। आपको समझ आएगा कि कौन से कंसेप्ट जो हैं इस वक्त मार्केट में हैं, कौन सी ERCs हमारे बन चुके हैं। तो आप ERCs को यूज़ करना शुरू करिए। फिर अगर कोई नई कंसेप्ट चाहिए तो टोकनाइजेशन जैसे कंसेप्ट पे आ जाइए, ठीक है, कि रियल लाइफ एसेट्स को हम टोकनाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप इन चीज़ों पे आ सकते हैं। ये इस तरह के नए कंसेप्ट आप फॉलो कर सकते हैं। तो नए नए प्रोजेक्ट्स उठाइए। अब होता क्या है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, आपको पता लगेगी जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स को ढूंढना शुरू करेंगे। उन प्रोजेक्ट्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाइए। बहुत ही नए तरह के प्रोजेक्ट्स भी कई बार एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ओशन प्रोटोकॉल हो गया, या फिर मैं जिस अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो लोन बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम काफ़ी नई नई चीज़ें रिसर्च करते हैं। तो आप वो चीज़ें शुरू करिए। ये सब चीज़ें अगर आप एक जॉब में भी जाते हैं तब आपको वहाँ पे भी रिसर्च करने में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट्स आपको बताते हैं कि हमें ये चीज़ बनानी है, तो वो खुद ही रिसर्च करके आए होते हैं और वो आपको बताते हैं कि इस चीज़ पे रिसर्च करिए, मुझे एक टेक्निकल आर्किटेक्चर दीजिए। तो वो चीज़ भी बड़ी हेल्पफुल होती है। तो आप धीरे धीरे वहाँ भी एडवांस कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे आप प्रोजेक्ट्स बनाइए। अब अगर आपका ये सब चीज़ें हो चुकी हैं तो आपको अब टेक्निकली आप एडवांसमेंट कैसे कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आपको सॉलिडिटी आती है तो आप हार्ड हैट फॉलो करते हैं, ठीक है, आपको हार्ड हैट आता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप फाउंड्री पे जा सकते हैं, ठीक है।
फाउंड्री कर सकते हैं, टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करिए। आपने फाउंड्री भी कर लिया, आपने हार्ट हैट भी कर लिया है, ठीक है। आप उसके बाद Web3.js या Ether.js, कुछ भी, इन दोनों में से कुछ भी ट्राई करिए, ठीक है। इसमें टेस्ट केसेस लिखना शुरू करिए। अगर आप ये भी फॉलो कर चुके हैं तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप MERN स्टैक शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको एक अच्छी खासी बेसिक नॉलेज हो चुकी है। आपको अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दे दूँ, आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो आप अगर MERN स्टैक भी सीख लोगे धीरे धीरे, नोड सीख लीजिए या रिएक्ट सीख लीजिए, दोनों में से कुछ भी सीख लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब आपने Web3.js या Ether.js सीख लिया ना, आपको इंटीग्रेशन समझ आ गई कि कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जब मैं कहता हूँ कि आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को स्टडी करिए, वहाँ पे हर एक चीज़ को स्टडी करना है कि अगर ये एक नंबर आ रहा है किसी भी प्रोजेक्ट पे, वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो फिर आप MERN स्टैक पे आ जाइए, रिएक्ट सीखिए, आप नोड सीखिए, आप डेटाबेस सीखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी कि आप किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ Web3 प्रोजेक्ट। अगर हम Web3 प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, क्योंकि ऑप्टिमाइज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इवेंट्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप इवेंट कैच करिए, उसको सेव करिए, आप सिग्नेचर करके उनको सेव करिए एज एन ऑर्डर। वो सारी चीज़ें आपको समझ आनी शुरू होगी कि कैसे हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे नए कंसेप्ट, अगर आपको ये भी आ गया तो नए नए कंसेप्ट पे आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि वॉलेट्स पे आ जाइए। अब ये जो चीज़ें थी, ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे, ये सॉलिडिटी पे थे, बट हमारे और भी तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आपको एकदम एडवांस लेवल पे जाना है कि जैसे हम एक एक्सचेंज कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एक क्रिप्टो करेंसी अगर एक्सचेंज बनानी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसमें ये आसान काम नहीं है एक एक्सचेंज बनाना, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आपको सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सचेंज कैसे बनेगी, आप ये देख सकते हो कि वॉलेट कैसे बनते हैं, ठीक है। आप वॉलेट कैसे बना सकते हो, Web3 वॉलेट, वो आप देख सकते हो। इन वॉलेट्स में भी आपको पता लगेगा, बहुत सारे नए कंसेप्ट आ चुके हैं। आजकल का एक बहुत ही नया कंसेप्ट है विच इज़ कॉल्ड अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन। उसको मैं हालांकि यहीं इंक्लूड करूँगा कि आप अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ये आप पढ़िए। ये नया कंसेप्ट है एकदम। मार्केट में वैसे कई सारी SDK आ चुकी हैं, बट स्टिल आप इसको स्टडी कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सचेंज बनाइए, आप वॉलेट बनाइए, MPC बेस्ड वॉलेट्स आ चुके हैं अब मार्केट में, तो आप हर चीज़ को आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका एरिया बहुत ब्रॉड हो जाता है कि आपको देखना है कि मैं किस चीज़ को स्टडी करूँ। यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपको एक बार पता लगेगा कि इस वक्त मार्केट में प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, लोग अलग अलग तरह की इनोवेशंस कर रहे हैं और मैं कीप अप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फिर भी लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ या मैं कीप अप कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ नया कंसेप्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हल्का सा और शिफ्ट करिए, आप सीधा कोर ब्लॉकचेन में आ जाइए। कोर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में क्या होता है, आपके पास अलग अलग SDKs हैं। इसमें होगा कि आप स्क्रैच से एक ब्लॉकचेन बनाएं। यहाँ पे बहुत सारा काम आ जाता है, जैसे कि अगर मैं स्क्रैच से ब्लॉकचेन बना रहा हूँ तो उनका कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। उसमें कौन सी SDK यूज़ करके मैं बनाऊँ, वो L2 बनाऊँ या L1 बनाऊँ, तो वो सब चीज़ें हैं। उसकी भी शुरुआत आप कर सकते हो कि आप इथीरियम को पढ़ना स्टार्ट करें। इथीरियम का जो कोड है वो ओपन सोर्स है, आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मेरी बहुत सारी SDKs आ जाती हैं जो कि मेरी लेयर 2 बनाने में काम आती हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उनसे प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं वो आप स्टडी कर सकते हो। इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ बहुत डिटेल्ड में। अभी जो मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि होता कैसे है। कोर ब्लॉकचेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसमें बहुत मेहनत लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारा काम आ जाता है। अगर आप एक ब्लॉकचेन बनाते हैं स्क्रैच से तो आपको उसका एक्सप्लोरर भी बनाना पड़ेगा, आपको उस ब्लॉकचेन के कंसेंसस मैकेनिज्म देखने पड़ेंगे, आपको स्क्रैच से बनानी है तो बहुत सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती है। तो इसका एक अलग से हम वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप इथीरियम को इन डिटेल स्टडी करिए कि कैसे वो वर्क करता है, आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसा कोई कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया या फिर छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे रीच कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा
लगता है टॉपिक कि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कोई वीडियो चाहिए या आपका कोई डाउट है, कोई ब्रॉडर टॉपिक है जो आपको और आपके दोस्तों को भी हेल्प कर सकता है, तो ज़रूर बताएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।